नमस्कार, मैं हूं रीमा यादव। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल खबर गति न्यूज़, जहां पर सच्ची व अच्छी खबरों को दी जाती है गति। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव श्री शैलेंद्र सिंह भदौरिया जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि अभी हाल ही में नरोत्तम मिश्रा का एक बयान आया था बढ़ती महंगाई को लेकर। पेट्रोल डीजल की बात करें तो पेट्रोल डीजल का जो वेट टैक्स है उसको कमलनाथ सरकार ने बढ़ाया था। इस पर जानते हैं कि क्या राय है आपकी। ऐसा है, नरोत्तम भाई समझदार व्यक्ति हैं और वो कहते हैं कि कमलनाथ जी ने बढ़ाया है, तो कमलनाथ जी ने बहुत काम किए थे और भारतीय जनता पार्टी को, शिवराज जी की सरकार को, कमलनाथ जी की उन कामों को भी मान लेना चाहिए। उन्होंने किसानों के कर्जे माफ़ किए थे, उन्होंने गौशालाएं बनाई थी, सारे गायों को गौशाला में भेज दिया था, चारा सरकार दे रही थी, सब चल रही थी। अब मैं देख रहा हूँ ग्वालियर से भोपाल तक, भोपाल से राजगढ़ तक सारी गायें रोड पे आ गई। भारतीय जनता पार्टी कहती है गायें हमने गौशाला में गायों के लिए गौशालाएं बनाई, लेकिन सब तो गायें रोड पे आ गई। रहा सवाल बेट का, तो बेट हमने बढ़ाया था तो तुम कम कर दो यार। सरकार तो तुम्हारे हाथ में, कैबिनेट तुम्हारे हाथ में, तुम हमारी डुगडुगी क्यों पीट रहे हो। नरोत्तम भाई समझदार व्यक्ति हो यार। आप तो उठा के कांग्रेस कार्यालय का बोर्ड उठा के भाजपा कार्यालय पर लगा दो। आपको लगता है कांग्रेस पार्टी अच्छे निर्णय करती थी, कांग्रेस ने बढ़ाया, तो आप ही बन जाओ कांग्रेस यार। बात की जाए अभी लगातार बढ़ती महंगाई, जिस प्रकार से देखा जाए, गैस सिलेंडर की बात की जाए वो बढ़ रहा है, पेट्रोल के लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे बढ़ती महंगाई को लेकर? 350 का जब गैस का सिलेंडर था 2014 से पहले, तो इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और इनके नेताओं ने ज़मीन को आसमान पे उठा लिया था। जब 50-60 रुपये पेट्रोल था, 40-45 रुपये डीजल था, तो इन्होंने हाहाकार मचा दिया था। अब 111 रुपये पेट्रोल है, तब भी इनको पेट्रोल महंगा नहीं समझ में आ रहा है। इनको जो समझ में आ रहा है कि जितना जनता को लूट सको, जितना जनता को मूर्ख बना सको वो बनाओ, लेकिन जिस दिन जनता का, मध्य प्रदेश की जनता का, भारत की जनता का धैर्य जवाब देगा, उस दिन उसके धैर्य के, उसके सैलाव में भारतीय जनता पार्टी बह जाएगी। जब बात की जाए, जब कांग्रेस की सत्ता थी उस वक्त अगर कोई भी महंगाई यदि बढ़ती थी या कुछ भी कांग्रेस द्वारा कोई कार्य किया जाता था, तब भाजपा के जो कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया जाता था, नेता हो चाहे विधायक हो, बड़ा प्रदर्शन किया जाता था। लेकिन कांग्रेस में ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है, तो क्या इसे क्या माना जाए? कांग्रेस विपक्ष की भूमिका बहुत शिद्दत के साथ निभा रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका समय समय पर विरोध कर रहे हैं। विरोध बहुत सांकेतिक और अच्छी तरीके से हो रहा है, जिसको आप अभद्रता के दायरे में नहीं ला सकते। ऐसा विरोध कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता कर रहे हैं और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता जिले जिले में, गांव-गांव, तहसील तहसील स्तर पर करेगा। हाल ही में अभी बात करें, कोरोना की दूसरी लहर थी। अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो उसमें बहुत बड़ा भाजपा के नेताओं का नाम आया भ्रष्टाचार में। उस पर कांग्रेस द्वारा कोई सवाल नहीं उठाया गया। इसमें मैं आपसे आपके प्रश्न का जवाब 1 मिनट बाद दूंगा। पहले मैं इसमें मूलभूत बात करना चाहता हूँ भारत की सरकार के बारे में। आप लोग ध्यान से सुनिए और इस बात को आगे भी बढ़ाइए। जब लगभग 23 मार्च की बात है, जिस दिन शिवराज जी की शपथ हुई, कमलनाथ जी की सरकार इन्होंने MLAs खरीदे, शिवराज जी की सरकार बना ली, तब 23 को इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। शायद 23 तारीख की रात थी वो। उस समय इन्होंने लॉकडाउन किया, तो भारत सरकार का वो लॉकडाउन जो है सबसे गलत कदम था मेरी नज़र में। भारत सरकार को ये चाहिए था, कोरोना के वेरिएंट, कोरोना की डिसीज़, कोरोना का वायरस भारत में नहीं था। सिर्फ हमको उस दिन पूरे भारतवर्ष के अंदर किसी भी कीमत पर लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था। सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को हमें बंद करना चाहिए था और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर हम शट डाउन कर देते तो एक भी कोरोना वायरस ग्रसित यात्री भारत के अंदर नहीं आ सकता था। अगर कुछ जहाज उतर भी गए थे, जो जहाज चल गए थे वहाँ से उतर गए थे, उन जहाज़ों को
एयरपोर्ट पर लैंड करने देना था, जहाज़ लैंड हो जाते उन यात्रियों को उतार के कोरोना के लिए अस्पताल बनाए गए थे उन सेंटर्स में भेज देते और इसके बाद सारी फ्लाइट्स बंद कर देते तो भारत 100% सुरक्षित हो जाता। कोई कोरोना का मरीज, कोरोना वायरस से ग्रसित मरीज भारत में नहीं आता। आप देखो, आपने थर्मामीटर लगा के बुखार चेक कर लिया, लोग 2-2, 3-3 क्रोसिन खा के एयरपोर्ट पे बाहर निकल के आ गए। 3 क्रोसिन खाई तो उन्हें फीवर ही नहीं था, वो चेक में बाहर आ गए। अब ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी भूल थी। इसके बाद लॉकडाउन कर दिया, सारा देश अस्त व्यस्त हो गया, मजदूर रोडों पे चल गए। तब भी इनको चाहिए था 48 घंटे ट्रेनें चलने देना था, 48 घंटे बसें चलने देना था और पूरे देश से इनकी अधिकांश प्रदेशों में इनकी सरकार थी। इन्हें चाहिए था कि वो उन सरकारों के माध्यम से जो मजदूर थे, जो रोड पे थे, कलेक्टर एसपी को निर्देशित करते इनको वहीं के वहीं बसें तत्काल मुहैया कराइए और इनके गांव और घर पहुंचाइए, क्योंकि सरकार केंद्र की थी। माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री हैं, मैं नहीं हूँ प्रधानमंत्री, इन्हें उस समय निर्देश करना चाहिए था। अब जब आप देख रहे हो चारों तरफ आपने त्राही त्राही मचा दी, पूरा प्रदेश, पूरा देश रोड पर था। आप पीएम हाउस से बैठ के देख रहे हो, तमाशा देख रहे हो। मुख्यमंत्री जी आप सीएम हाउस से देख रहे हो। हमारे कलेक्टर एसपी आपके आदेश की प्रतीक्षा में, कोई भी उन गरीबों को, रोड पर चलते गरीबों को मदद करने को तैयार नहीं था। आपका लॉकडाउन था, पुलिस मजलूम पुलिस को बड़ी वर्दी मिली हुई, लेकिन पुलिस भी आपके आदेश के पालन में ही लगी थी। वो डंडे से गरीब को मार रही थी। उस गरीब की गलती थी कि वो अपने घर पहुंचना चाहता था, किसी को दवाई लेने जाना था, लेकिन आपके लोगों ने जितनी बदइंतजामी कर सकते थे, जितनी बदसलूकी कर सकते थे, वो सब उस जनता के साथ की। खैर, अब आप वैक्सीनेशन की बात कर रही हैं तो मैं आपको बताऊं, वैक्सीनेशन करना राज्य सरकार की और भारत सरकार की जिम्मेदारी है। हर आदमी को वैक्सीनेट कराना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। आप 45 से ऊपर वालों को पहले दे रहे थे, इसके बाद आप 18 से 45 वालों को देने लगे। चूँकि आपके निर्णय अच्छे नहीं हैं, आपकी सोच अच्छी नहीं है, इसलिए आप समय पर लोगों को वैक्सीनेट नहीं करा पा रहे हैं। आपके पास वैक्सीन्स पूरी मात्रा में उपलब्ध नहीं है। आप भारत सरकार है, भारत सरकार बहुत बड़ी है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार के मंत्रालयों में कितनी ताकत होती है, प्रधानमंत्री में कितनी ताकत होती है। सिर्फ आप में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, सही निर्णय करने की क्षमता नहीं है, इसलिए इस प्रकार की विसंगतियाँ होती है और इन विसंगतियों का खामियाजा मध्य प्रदेश की और भारत की जनता को भोगना पड़ता है। आप तो सीएम हाउस और पीएम हाउस में नहीं रहते, आपको झुग्गी झोपड़ी के लोगों की ज़्यादा उनकी परेशानियों की जानकारी नहीं है। बात की जाए रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर, तो भाजपा के जो नेता हैं, मंत्री है, उन लोगों का नाम ज़्यादा आ रहा है भ्रष्टाचार में, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ, जब भी कोई भी स्कैम खुलता है तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हाथ निकल के आता है। ये बड़ा दुखद भी है, बड़ा हास्यास्पद भी है। मैं इस घटिया राजनीति में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ये लोग हमेशा आपदा में अवसर तलाशते हैं। ये लोग व्यापारिक सोच के लोग हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश को व्यापारिक फैक्ट्री मान के काम कर रहे हैं। ये व्यापार के लिए, लाभ के लिए कर रहे हैं। इन्होंने अरबों रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश की जनता पर लाद दिया है। ये जो विकास कार्य कर रहे हैं, हम उसकी भी क्रिमिनोलॉजी समझते हैं और उसके अंदर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता का शोषण, मध्य प्रदेश के सरकार के पैसों का शोषण का भ्रष्टाचार और शोषण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और सरकार में बैठे मंत्रियों ने किया है, वो 70 साल के इतिहास में कभी भी किसी भी राजनेता ने नहीं किया। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, लेकिन बहुत ईमानदार, बहुत सच्चे लोग थे भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन दुर्भाग्य है हम मध्य प्रदेश वासियों का कि इन जैसे लोगों ने आके मध्य प्रदेश को अपने कब्जे में ले लिया, जो मध्य प्रदेश की जनता को कलंकित करता है, मध्य प्रदेश की मानसिकता को मध्य प्रदेश के जनमानस को कलंकित करने का काम ये मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। क्या कारण रहा है कि कांग्रेस से 22 विधायक भाजपा में चले गए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो लोग अवसरवादी लोग थे, पैसे के लालच में भारतीय जनता पार्टी में चले गए और
इस लोकतंत्र को खंडित करने का काम 70 साल में शिवराज जी की सरकार ने किया है, जिसका खामियाजा उन्हें आने वाले 2 साल बाद 2023 में भोगना पड़ेगा। जिस कुटिल चाल के चलते उन्होंने इन 22 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके मंत्री बनाया हुआ है, उसी प्रकार ईश्वर उनको शामिल करेगा। उस विश्वासघात के लिए, उस दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय के लिए ईश्वर उनको दंडित भी करेगा। आने वाले नगर निकाय चुनाव और पंचायत के जो चुनाव है और आने वाले 2023 के चुनाव की बात करें तो क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की? कांग्रेस, हमारे माननीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी ताकत से आने वाले नगर पालिका चुनाव, नगर निगम चुनाव और जिला पंचायत चुनाव के लिए काम कर रही है। और हम पहला प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे जितने योग्य कैंडिडेट को निकालें और निकाल के भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती तैयार करें। और हमें पूरा विश्वास है, मध्य प्रदेश की जनता पर विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम बहुत प्रचंड बहुमत से नगर पालिका और जिला पंचायत के चुनाव हम जीतेंगे। और आपको एक बात और सुनिश्चित कर दें कि मध्य प्रदेश की जनता इनके कुशासन को पहचान चुकी है और निश्चित रूप से इनको घर बैठाने का काम 2023 में करेगी। और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले नगर पालिका चुनाव में इसका सेमीफाइनल हो जाएगा। बात की जाए, जो कांग्रेस के 22 विधायक थे वो भाजपा में, कांग्रेस छोड़ भाजपा में चले गए, तो क्या यदि वो भविष्य में आते हैं कांग्रेस में तो क्या पार्टी उन्हें टिकट देगी या फिर कांग्रेस से बाहर रखेगी? देखिए, ये बहुत साफ प्रश्न है आपका और स्पष्ट उसका उत्तर ये है कि कांग्रेस ने इन लोगों को बहुत कुछ दिया। इन विधायकों को मंत्री बनाया, विधानसभा में जिता के हम लाए, जिसके कहने पे जो लोग गए उनको लोकसभा में 5-5 बार 6-6 बार उनको एमपी बनाया, केंद्र में मंत्री बनाया। इनको सब कुछ दिया कांग्रेस ने। इसके बाद भी ये कांग्रेस को छोड़ के चले गए और कहते ऐसा हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी। भाई, तुम्हारे साथ क्या नाइंसाफ़ी हो रही थी? तुम तो लोकसभा हार गए तो शांत बैठो, कुछ दिन शांत भी तो बैठना सीखो भैया। करोड़ों कांग्रेस का कार्यकर्ता शांत बैठा, जैसे टिकट ही नहीं मिला, जो विधानसभा न लड़ पाया, तब भी कांग्रेस का काम कर रहा है यार। आप तो केंद्र में मंत्री बन गए, प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बन गए और इसके बाद कह रहे हो कि हमें पूछ नहीं रहे। तुम्हें कितना पूछें? अब तुम्हें कांग्रेस बहुत पूछ रही है। अब तुम्हें कांग्रेस दोबारा कोई मौका नहीं देगी। तुम्हें किसी भी प्रकार का इन लोग ऐसे विधायकों को कांग्रेस में नहीं लिया जाएगा, न इन्हें स्थान दिया जाएगा। इन लोगों ने जो गद्दारी की, जो कांग्रेस सरकार गिराई है, ऐसे में इनके साथ हम लोग रिश्ता ना ही रखें वो ज़्यादा बेहतर है। फिर हाईकमान, ऐसा वैसे कोई जो काल्पनिक प्रश्न है, इसमें ऐसा कोई है नहीं है कि इनको वापस लिया जाएगा और ऐसे लोगों को लेना भी नहीं चाहिए कांग्रेस पार्टी को। राहुल गांधी को समझ में भी आना चाहिए। राहुल गांधी जी समझदार व्यक्ति हैं, उन्हें समझ में भी आना चाहिए। कमलनाथ जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं। कमलनाथ जी की सरकार को इन लोगों ने गिराया है और इन्होंने अपने लालच के लिए गिराया है। वो एक एमपी नहीं बन पा रहे थे, इसलिए उन्होंने पूरी विधानसभा ही तोड़ दी, कांग्रेस पार्टी तोड़ दी, उन्होंने सरकार ही गिरा दी। ऐसा होता है क्या? उनके पिताजी केंद्र के मंत्री थे, हमारे आदरणीय नेता थे। आप पूरी पार्टी तोड़ के ही चले गए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे गंदा काल था ये, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूरा सहयोग किया और सहयोग करके कांग्रेस पार्टी का नुकसान किया और जो लोकतंत्र के जनादेश को खंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसकी मैं बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और ऐसे विधायकों का कांग्रेस के अंदर कभी भी किसी भी काल में कोई महत्व नहीं होना चाहिए, ना ही इनका कोई स्थान हो सकता है। आखिर कब तक एक पार्टी से दूसरी पार्टी में विधायक हो या नेता हो उनका आवागमन रहेगा? क्या कोई पार्टी पहल करेगी, इस पे प्रतिबंध लगाएगी? इस पर पहल होनी चाहिए निश्चित रूप से। लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही गलत प्रक्रिया है लोकतंत्र में। इस पर चुनाव आयोग को और इस पर कानून बनना चाहिए कि इस प्रकार की उछल कूद बंद होनी चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को स्वच्छता की राजनीति करने का प्रयास करना चाहिए और इस प्रकार के दल बदल को मान्यता नहीं मिलना चाहिए। मेरा विचार ये है
और मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे समूचे देश में इस प्रकार के विधायक और एमपीओं खरीद फरोख्त बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये जनता के साथ सीधा सीधा धोखा है। आप जनता आपको वोट दे रही है, आपको जिता के भेज रही है, और आप अपना वोट, जनता का वोट, विधानसभा में जो मिला वोट आपको, आप अपना सारा वोट वहाँ जाके दूसरे सत्ता दल को बेच दे रहे हैं, दूसरे दल को बेच दे रहे हैं। आप सीधा सीधा विधानसभा के अंदर रहने वाले 2 लाख लोगों को का अपमान कर रहे हैं, उनका वोट बेच के। इस प्रकार के दल बदल राजनीति पर अंकुश लगना चाहिए, राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए और इस विचार को मजबूती देना चाहिए। मेरी मान्यता है विधायकों और एमपीओं को बिकना नहीं चाहिए। भाई बिकोगे तो आप दूसरे बार किस मुंह से जाओगे। शिवराज सरकार ने 2 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत की बात की जाए तो यह मिथ्या है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शिवराज जी ने तो 2, 4, 5 लाख वादे किए हुए हैं, और वो वादे करने के बाद भूल गए, उन्हें खुद के ही वादे याद नहीं है, तो जी कहाँ याद होगा उनको। शिवराज जी तो सुबह से शाम तक लाखों वादे कर देते हैं, जिस शहर में जाते हैं वहीं धड़ाधड़ वादे कर देते हैं, घोषणाएं कर देते हैं। और लोग बाग भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों से उनसे पूछो कि भैया शिवराज जी आज ऐसा बोल गए, अरे छोड़ो ना भाई, शिवराज जी भाई साहब तो कुछ भी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, उनके वादों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वो तो लोगों के मनोरंजन के लिए वादे कर जाते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वादे कर जाते हैं। बाद बाकी वो वादों पर कभी निर्भर नहीं रहते, पूरा नहीं करते। यही उनका चाल चरित्र और चेहरा है। जैसा कि आपने देखा, शैलेंद्र सिंह भदौरिया जी ने अपने खास मुलाकात में उन्होंने बहुत सी विषयों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने नगर निकाय चुनाव को लेकर भी बात कही कि यदि कांग्रेस सरकार आती है तो और नए कार्य करेगी। और बात की जाए वहीं भाजपा छोड़ कांग्रेस में आए, कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए जो नेता हैं, उन पर यदि वापस आते हैं तो कोई नई कार्यवाही की जाएगी।